अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनेरिज्म। तो इस जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, रप्चर और अनरप्चर में। रप्चर का मतलब है कि जो एनेरिज्म हुआ था, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना था, वो फट चुका है, ठीक है। मैं कई बार बता चुकी हूँ, इस तरह से है। तो यहाँ पे ये फट चुका है, ब्रस्ट आउट हो चुका है, ब्लड जो है पूरे ब्रेन में जो है फैल चुका है। अनरप्चर का मतलब है कि जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना था, ब्लड उसी में कलेक्ट है अभी, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो कौन सा सीवियर कंडीशन है, तो रप्चर में जो है जान जा सकती, इतना सीवियर कंडीशन होता है। तो फर्स्ट है नॉजिया एंड वॉमिटिंग, स्टीफ नेक और नेक पेन होगा, सेंसिटिव टू लाइट होगा, और साथ ही साथ जो है पेन होगा एबव और बिहाइंड द आई। पेन इसलिए होगा क्योंकि हमें पता है कि ऑप्टिक नर्व जो कि मैसेज लेके जाता है ब्रेन तक, तो एन्यूरिज्म होने की वजह से, जैसे एन्यूरिज्म बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, एन्यूरिज्म होने की वजह से जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है ब्लड वेसल्स का, इसके होने की वजह से ये ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर डालेगा, और ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर आएगा, दैट्स वाई ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकता है, इसीलिए पेन हो सकता है या फिर ब्लड विजन देखने को मिल सकता है। यानी कि रप्चर का जो कंडीशन होता है उसमें सबसे ज्यादा जो है आई डिफेक्ट देखने को मिलती है, ठीक है। अनरप्चर सेरिब्रल एनेरिज्म, इसमें क्या होता है कि पेरिफेरल विजन डिफेक्ट होता है। पेरिफेरल, मैंने तो आई का सार डिसऑर्डर पे वीडियो बनाया था, उसमें पेरिफेरल सेंट्रल मैंने समझाया था कि पेरिफेरी का मतलब क्या है, कि जैसे आप एक ट्री को देखते हो, ठीक है, पेड़ को देख रहे हो, तो पेड़ को देख रहे हो तो पीछे का जो बैकग्राउंड भी तो होता है ना। तो अगर आप ट्री को देख रहे हो तो ट्री आपका क्या हुआ, जिस चीज को देख रहे हो आप, वो हुआ सेंट्रल, और जो बैकग्राउंड होता है वो होता है पेरिफेरी, ठीक है। तो वही हुआ, जिस इमेज का बैकग्राउंड आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि पेरिफेरी विजन डिफेक्ट। अब बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सर्जिकल क्लिपिंग की। तो क्लिपिंग का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल जो एक क्लिप होता है, जैसे कि जो गर्ल्स होती है अपने हेयर में क्लिप लगाती है, क्यों, ताकि वो अपने हेयर्स को क्या कर सके, फिक्स आउट कर सके, ठीक है। उसी तरीके से फिक्स आउट समथिंग लाइक दैट, आपको रिलेट करने के लिए समझा रही हूँ कि कहीं ना कहीं फिक्स आउट करने के लिए हम सर्जिकल क्लिप का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पहले तो स्कैल्प होता है उसमें कटिंग किया जाता है, कटिंग किया जाता है ताकि जो ब्रेन को ऑपरेट कर सके, ऑपरेट करके उस ब्लड वेसल्स को फाइंड आउट किया जाता है जहां पे एन्यूरिज्म हुआ, जहां पे बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना था, जहां पे आउट पोचिंग हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद जहां पे आउट पोचिंग होता है वहां पे क्लिप लगा देते हैं। आपको बहुत क्लियर होगा डायग्राम से, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे आउट पोचिंग है ब्लड वेसल्स में, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिप लगा दिए। तो क्लिप लगाने से क्या होगा कि जो ब्लड जो एन्यूरिज्म में जो आउट पोचिंग में इंटर कर रहा था, अब वो ब्लड इंटर नहीं कर पाएगा इसमें, ठीक है। तो अगर इंटर नहीं करेगा तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि एक तो रप्चर एन्यूरिज्म का केस नहीं बनेगा, दूसरा चीज है कि जो ब्लड ऑक्सीजन जो ब्रेन के लिए आ रहा था वो एन्यूरिज्म में जाकर कलेक्ट हो रहा था, लेकिन अब जो है प्रॉपर जो उसका सर्कुलेशन हो पाएगा, ठीक है, और आईसीपी भी मेंटेन रहेगा। तो ये सब वजह से सर्जिकल क्लिपिंग करते हैं, आगे और क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए सर्जिकल क्वाइलिंग। तो क्वाइलिंग का मतलब क्या हुआ, ये जो मॉस्किटो के लिए हम लोग क्वाइल जलाते हैं वो क्या मैक्सो नहीं, क्वाइलिंग का मतलब क्या हुआ कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि क्या होता है कि एंजियोग्राम होता है। एंजियोग्राम में क्या होता है कि आप जो ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स के सारे स्ट्रक्चर को बहुत ही जूम करके आप देख सकते हो एंजियोग्राफी में, ठीक है। तो एक थ्रेड और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एंजियोग्राम की मदद से हम जो है उसमें आर्टेरीज के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज इंसर्टेड इनसाइड द आर्टेरीज, आर्टेरीज में इंसर्ट करते हैं, कहां पे, जहां पे एन्यूरिज्म हुआ है वहां पे, जहां पे बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना है। एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। एक बैलून है, उस बैलून के अंदर आप क्या करो, पूरा थ्रेड भर दो, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भर दो, ठीक है। गुब्बारा में क्या हवा भर पाएगा, पूरा उसको पैक कर दो, हवा भर पाएगा क्या, नहीं भर पाएगा। ठीक उसी तरीके से अभी आप कोरिलेट कर पाएंगे, ठीक है। एक प्लेटिनियम का वायर होता है, जो थ्रेड होता है वो प्लेटिनियम का होता है या फिर लैटेक्स का बना होता है। ये करने से क्या होता है, जो आउट पोचिंग था उसके अंदर क्वाइल भर देने से क्या होगा कि जो ब्लड, बेसिकली मेन मकसद क्या है, देखिए सर्जिकल मैनेजमेंट का जो मेन मकसद यही होता है
कि जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना, जो आउट पोचिंग हुआ, जो आउट ग्रोथ हुआ है, उसमें ब्लड को जाने से रोकना, प्रिवेंट करना, ये मकसद होता है, चाहे वो हम क्लिपिंग करें चाहे वो कॉइलिंग करें। ठीक है, आई नो थोड़ा सा भी लिटिल बिट कंफ्यूजन होगा, पर डोंट वरी, मैं इसीलिए आती हूँ कंटेंट लेकर कि आप कंफ्यूजन को जीरो लेवल पे ले जाने की कोशिश करती हूँ। तो आइए समझते हैं फिर से। अब आप इस डायग्राम को देखिए ध्यान से। ठीक है, इस डायग्राम में जो ब्लड का फ्लो है वो पहले तो नॉर्मली ऐसे था, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। अब आउट पोचिंग बन गया, अब जो है इसको क्या बोलेंगे, एनेरिज्म। अब एनेरिज्म बन गया तो अब जो है ब्लड का फ्लो कैसे होगा, इस तरह से, यानी कि सारा ब्लड इसमें कलेक्ट हो जाएगा। ब्लड तो हम दे रहे थे ब्रेन को ना, कि जाओ भाई ब्लड तुम जाके ऑक्सीजन दे दो, न्यूट्रिएंट्स दे दो ब्रेन को। ये जाके क्या कर रहा है, आर्टेरीज के अंदर ही जमा हो रहा है, ब्लड वेसल्स के अंदर ही ब्लड कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ब्रेन में। दूसरी चीज है कि अगर कलेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे रप्चर कर जाएगा, है ना, प्रेशर से। अब बैलून में बहुत हवा भर दो, एक टाइम आएगा ना कि ब्लास्ट हो जाएगा। दैट्स उस तरीके से फ्लूइड का इतना प्रेशर ब्लड का हो जाएगा कि ब्रस्ट कर जाएगा। ब्रस्ट कर जाएगा तो क्या होगा, ब्लड जो है पूरे जो CSF है पूरा में फैल जाएगा ब्रेन के इनसाइड में, बहुत तरह की इंजरी हो सकती है। चलिए, तो वापस इस इमेज पे कम बैक होते हैं। अब देखिए, अब हमने क्या कर दिया, इसमें क्लिप लगा दिया। ये क्लिप कोई नॉर्मल क्लिप तो है नहीं, सर्जिकल क्लिप है। इस क्लिप मतलब आप कैसे कर सकते हो कि जस्ट लाइक क्लैंप करना, क्लैंपिंग करना। ठीक है, तो क्लिप लगाने से क्या होगा कि अब जो ब्लड का फ्लो जो इधर जा रहा था, ये क्लिप के कारण से इधर नहीं जा पाएगा, बल्कि जो नॉर्मल जो ब्लड फ्लो होता है वेसल्स के अंदर, उस तरह से वापस हो पाएगा। तो आई होप इतना तो समझ आ गया होगा फिलहाल। ठीक है, अब देखिए, अब मैं क्या बोली थी, एक और था सर्जिकल कॉइलिंग। देखिए, ये आप देख रहे हो, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, ये फुला हुआ एनेरिज्म का कंडीशन है। ये ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल से आउट पोचिंग लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है। और इस एनेरिज्म में मुझे क्या करना है, थ्रेडिंग करनी है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये सब क्या है, पूरा ये जो है थ्रेड से भरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में देखिए इमेज को, इस इमेज को ध्यान से देखिए। एनेरिज्म पैक्ड विथ क्वाइल्स, पूरा जो क्वाइल था उससे हम भर दिए। अब ब्लड जाके दिखा एनेरिज्म में, जा पाएगा क्या, नहीं। ठीक है, क्वाइल है पूरा प्लैटिनम, ये कोई मामूली क्वाइल नहीं है, ये कोई मामूली थ्रेड नहीं है, ये प्लैटिनम का बना हुआ होता है, प्लैटिनम का। ठीक है, अब देखिए, अब जो ब्लड का फ्लो था पहले क्या हो रहा था, इस डायरेक्शन में हो रहा था, इसमें पूरा ब्लड फिल हो रहा था, वही काम है फिर से करेगा। अब बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इसीलिए देंगे क्योंकि हम क्या देखे थे कि जो ब्रेन है वो इस्कीमिया कंडीशन में इसको प्रिवेंट करता है। इस्कीमिया का मतलब है कि ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, जब ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा तो ब्रेन का सेल्स और टिश्यू डेथ कर जाएंगे। ब्रेन में इस्कीमिया इसलिए हो क्योंकि जो ब्लड वेसल्स थे उनमें ब्लड तो आ रहा है, ब्लड का फ्लो तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो बैलून लाइक जो स्ट्रक्चर था उसमें जो है ब्लड इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, और वो सेल टिश्यू तक जा ही नहीं पा रहा है, और इसलिए जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे ताकि जो ब्लड वेसल्स है उनमें डायलेशन हो सके। डायलेशन होने से क्या होगा कि ब्लड का फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करेगा। ठीक है, और अगर ब्लड का सप्लाई ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन का सप्लाई भी बढ़ जाएगा। इसमें हम देंगे निमोडिपिन और वेरापेमिन। उसका देते हैं ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स क्यों देते हैं, क्योंकि ICP जो है उसको डिक्रीज करने के लिए। इंट्राक्रैनियल प्रेशर मैंने कई बार समझाई हूँ कि ब्रेन के अंदर जो प्रेशर होता है उसको ICP कहते हैं, इंट्रल क्रैनियल प्रेशर कहते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, क्यों इसको डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज क्यों हो रहा है, इंक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि अब जो CSF फ्लूइड था और जो रप्चर हो रहा है ब्लीडिंग, तो क्या हो रहा है कि ब्लीडिंग रप्चर होने की वजह से CHF से वो ब्लड जो है मिक्स हो रहा है और ब्रेन में है जो फैल गया है पूरा ब्लड। ठीक है, दैट्स वाई ICP इंक्रीज हो जाता है, तो उसको डिक्रीज करेंगे। वरना ICP अगर इंक्रीज हो गया तो जो ब्रेन के सेल और टिश्यू हैं उस पर प्रेशर लगाएगा बहुत ज़्यादा और वो डैमेज हो जाएंगे।
तो मैनिटोल लेते हैं 20%, एंटी इपिलेप्टिक्स देते हैं, इसमें फेनाइटोन देते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव देंगे। हाइपरटेंसिव क्यों देंगे? क्योंकि अगर किसी, हाँ, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन है और उसको सेरिब्रल एन्यूरिज्म हो गया, तो सबसे ज़्यादा चांस होता है कि उसका जो एन्यूरिज्म है वो रप्चर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइपरटेंशन का मतलब है हाई ब्लड प्रेशर। तो वेसल्स के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में है, ठीक है, ऑलरेडी वो बहुत प्रेशर लगा रहा है। तो प्रेशर की वजह से जो वॉल होती है ब्लड वेसल्स की वो डैमेज होने लगती है, वो कमज़ोर होने लगती है। तो ये जो है एनेरिज्म को लीड आउट कर सकता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसा कि मैं बताई थी कि आपको मैं डेसिब्रेट पोस्चरिंग बताऊंगी, तो समझ। तो डेसिब्रेट पोस्चरिंग में हम देख सकते हैं कि पहले तो व्यक्ति सुपाइन पोजीशन में बैठ गया, इसका लेग्स जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, इसका जो हैंड है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट होता है, और आप देख सकते हो कि जो इसका ये है व्रिस्ट है, जो कलाई होता है, ये जो है इसको क्या किया हुआ है, उल्टा तरफ से मूव किया हुआ है, ठीक है। और जो टोज है, ये जो पैर जो टोज होते हैं ये दोनों, ये आपस में जो है नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में झुकाया हुआ रहता है, यानी कि बॉडी को पूरा स्ट्रेट कर देता है। लेग्स और जो हैंड होते हैं स्ट्रेट होते हैं, और जो व्रिस्ट होता है उसको उल्टा साइड घुमा देता है। पैर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो टोज होता है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब मूव कर देता है। और हैंड और नेक जो होते हैं उसको भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में पीछे की तरफ जो है वो झुका देता है। ये बेसिकली कंडीशन होता है डेसिब्रेट पोस्चरिंग का। हेमीपैरेसिस को एक बार मैं डायग्राम से दिखा रही हूँ। इसमें आप देख सकते हो कि वन साइडेड ऑफ द बॉडी का जो मसल्स है वो पैरालाइज हो चुका है। हो सकता है कि पूरा वन साइडेड हो या फिर कोई एक पार्ट्स में हो, ठीक है, हैंड्स में हो या लेग्स में हो, लेकिन जब भी होगा हेमीपैरेसिस तो वन साइडेड ही होता है। अब बात करते हैं ग्रेड 3 की। ग्रेड 3 में क्या हुआ कि ड्रोजिनस हो जाएगा, कंफ्यूजन होगा, हेमीपैरेसिस होगा। हेमीपैरेसिस क्या होता है? बेसिकली हेमीपैरेसिस में क्या होता है कि आगे डायग्राम से भी समझेंगे। हेमीपैरेसिस में क्या होता है कि मसल्स का जो है पैरालिसिस होता है, मसल्स पैरालिसिस होता है। लेकिन जो मसल्स पैरालिसिस होगा वो बॉडी का किसी एक साइड में होगा। हो सकता है कि लेफ्ट साइड में हो, राइट साइड में हो, किसी एक ही साइड में होगा। और साथ ही साथ जनरली ये हैंड में, लेग्स में, फेशियल जो पार्ट्स होते हैं उसमें मसल्स पैरालिसिस देखने को मिलती है। जैसे एक मान लीजिए एक इंसान है, इसका ये बॉडी है, पैर है, तो अगर सेंट्रली डिवाइड कर दे तो हो सकता है कि पूरा पार्ट जो है उसका हेमीपैरेसिस हो जाए, मसल्स में जो है पैरालिसिस देखने का मिले। हो सकता है कि इस पार्ट में, लेकिन किसी वन साइडेड ही होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ग्रेड 4 में स्टूपर। स्टूपर का मतलब होता है अनअवेयर अबाउट सराउंडिंग। सराउंडिंग में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलेगा। डेसिब्रेट पोस्चरिंग। डेसिब्रेट पोस्चरिंग क्या होता है? इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो हैंड और लेग्स होते हैं वो मैं आपको आगे डायग्राम समझाती हूँ, ठीक है। पहले देख लेते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब क्या होगा कि हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, सेरिबुलर एंजियोग्राफी देखने को मिलेगा। एंजियोग्राफी क्यों करेंगे? ताकि हम देख सकें स्पेशली कि सेरिब्रल मतलब ब्रेन, और एंजियोग्राफी का में क्या करते हैं कि हम ब्लड के वेसल्स को विजुलाइज करते हैं, यानी कि ब्रेन का जो ब्लड वेसल्स है उसको विजुलाइज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम करेंगे, देन सीटी स्कैन, एमआरआई करेंगे, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस करेंगे। क्यों करेंगे? ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर रप्चर्ड हो जाएगा एन्यूरिज्म तो ऑब्वियस बात है कि वो जाकर सीएसएफ जो फ्लूइड है, सीएसएफ, उससे मिक्स हो जाएगा ब्लड, ठीक है। तो ये देखने के लिए कि एन्यूरिज्म रप्चर हुआ या नहीं हुआ है, या क्या कंडीशन है, क्या ब्रेन के अंदर में कोई ब्लीडिंग चल रहा है क्या, तो ये सब देखने के लिए सेरेब्रोस। ये जो डायग्राम है ये किसका है? ये देखो, ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड ऐसे फ्लो करती, बट नहीं, अब सारी ब्लड जो है यहाँ पे जाके कलेक्ट हो रही है, ठीक है। और ये जो है जब ब्लड से पूरा भर गया है, प्रेशर बहुत हो गया है, तो ये एन्यूरिज्म फट चुका है, ठीक है। और ये सारा जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा? ब्रेन में कलेक्ट हो जाएगा, जिसको एक और नाम देते हैं, कौन सा? सब आर्कनोइड हेमोरेज। सब आर्कनोइड हेमोरेज। हेमोरेज का मतलब ब्लीडिंग, सब आर्कनोइड का मतलब ब्रेन में एक ऐसी स्पेस जहाँ पे सीएसएफ फ्लूइड होता है, और ये ब्लड जाकर सीएसएफ फ्लूइड से मिक्स आउट।
अब बात करते हैं ग्रेडिंग ऑफ सेरिब्रल एन्यूरिज्म में, ठीक है। जिस तरह से कैंसर का स्टेजेस होता है उस तरह से इसमें ग्रेड पढ़ना है। ग्रेड 0 का मतलब क्या हुआ, अनरप्चर्ड एन्यूरिज्म। अनरप्चर्ड एन्यूरिज्म का मतलब हुआ कि जो ब्लड वेसल्स, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर था, बल्जिंग था, वो बल्जिंग है, यानी कि ब्लड उसमें जमा है। लेकिन बेसिकली अगर किसी मरीज को सेरिब्रल एन्यूरिज्म होता है तो अगर वो अनरप्चर्ड एन्यूरिज्म है तो हो सकता है कि उसको एन्यूरिज्म है बट उसको सिम्टम्स पता नहीं चल रहा है ग्रेड 0 में, ठीक है। सिम्टम्स मतलब एन्यूरिज्म का कंडीशन है उसके बॉडी में लेकिन सिम्टम्स अपीयर नहीं हो रहा है, ठीक है। और ग्रेड 1 का मतलब हुआ एसिम्पटोटिक। ग्रेड 1 में भी एसिम्पटोटिक होता है, सिम्टम्स पता नहीं चलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ग्रेड 2 में। ग्रेड 2 में क्या होता है कि मॉडरेट टू सीवियर हेडेक, हेडेक बहुत ही ज्यादा होने लगता है। नो न्यूरोलॉजिक डिफेक्ट्स अदर देन क्रेनियल डिफेक्ट्स। क्रेनियल डिफेक्ट्स का मतलब होता है कि हमें पता है कि क्रेनियल नर्व्स होते हैं हमारे ब्रेन में, 7 क्रेनियल से नर्व जो है उसमें डिफेक्ट्स आएगा, ठीक है। लेकिन जो न्यूरोलॉजिकल जो अदर नर्व्स हैं हमारे बॉडी में उनमें कोई डिफेक्ट। उसके बाद बात करते हैं स्पीच कॉम्प्लिकेशन। स्पीच कॉम्प्लिकेशन क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है कि हमारे ब्रेन में जो है वो सेंटर होता है, कौन सा स्पीच सेंटर होता है, स्पीच को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसलिए सडन चेंजेस इन बिहेवियर, बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलेगी। लॉस ऑफ बैलेंस ऑन कोऑर्डिनेशन। लॉजिक सी बात है कि ब्रेन ही तो है जो हमारे बॉडी को कोऑर्डिनेट करके रखता है, बैलेंस करके